नमस्कार। अभी तक मैं जो क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुकी हूँ वो रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड, अमृता प्रीतम का पिंजर, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, मोहन राकेश का आधे अधूरे और विजय तेंदुलकर का कन्यादान। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम इनके एमसीक्यूज अपलोड कीजिए। आप उस वीडियो को देखिए तो सही, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज भी दे रखे हैं मैंने। तो पहले वीडियो देखिए फिर मैसेज कीजिए। आज के इस वीडियो में केवल एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट के। इन पर डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्ड हैज़ बीन डेराइव्ड, यानी ट्रांसलेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते। भले ही आपका क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड आए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में आ रहा है इस वर्ष। अपनी यूनिवर्सिटी में तो अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं, तो मतलब उन सवालों को हल करने के लिए भी आपको डिटेल्ड स्टडी ज़रूर करनी है। तो ये जो शब्द है ट्रांसलेशन वर्ड वो लैटिन भाषा से लिया गया है। द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी ट्रांसलेशन शब्द जो आता है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से आता है, वो ट्रांसलेटिव शब्द से आता है। तो यहाँ जवाब ए होगा। इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज आर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज, यानी किस प्रोसेस में हम लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। फिर है TL स्टैंड्स फॉर। TL का मतलब क्या होता है? TL का मतलब फुल फॉर्म टारगेट लैंग्वेज है। SL स्टैंड्स फॉर, SL का मतलब सोर्स लैंग्वेज होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इनटू, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने भारतीय डॉक्यूमेंट्स को, भारतीय स्क्रिप्चर्स को खासकर ट्रांसलेट किया था चाइनीज़ लैंग्वेज में। जो प्राचीन ग्रंथ थे भारत के, खासकर संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ थे उनको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रीक वर्क्स टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड बाय, जो यूनानी रचनाएं थीं, टेक्स्ट थे, वो किसके द्वारा ट्रांसलेट किए गए, वो रोमन्स के द्वारा ट्रांसलेट किए गए। इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क हैड बीन डन बाय, तो किसके द्वारा ज़्यादातर ट्रांसलेशन का काम किया गया था रोम में? तो रोम में ज़्यादातर ट्रांसलेशन का काम सिसरो और होरेस के द्वारा किया गया था। फिर है इंडिया इज़ अ मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी कल्चरल, तो ये दोनों ही खासियतें भारत में हैं, तो इसका आंसर बोथ A एंड B होगा। यानी भारत एक बहुभाषी देश है और मल्टीकल्चरल का मतलब बहुसंस्कृतिवादी देश है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं यहाँ पर। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, विच होली बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम टिंडेल, तो विलियम टिंडेल के द्वारा अंग्रेजी में किस किताब का ट्रांसलेशन किया गया था? बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया था। फिर है कॉन्स्टेंस गार्नेट वॉज ब्रिटिश ट्रांसलेटर, तो ये एक फेमस अंग्रेजी ट्रांसलेटर हैं कॉन्स्टेंस गार्नेट। उन्होंने ट्रांसलेशन किया है किस भाषा के, यानी कौन से क्लासिक्स का? अमेरिकन क्लासिक्स का, चाइनीज़ क्लासिक्स का, जापानीज़ क्लासिक्स या फिर रशियन क्लासिक्स। तो वो अपने रशियन क्लासिक्स के ट्रांसलेशन के लिए मशहूर हैं कॉन्स्टेंस गार्नेट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडिया हैज़ ब्लैंक स्पेस लैंग्वेजेस, ये पूरा आगे होना चाहिए था, इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। क्योंकि अगर ये आगे नहीं लिखा होगा तो उसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी भाषाएं, तो 22 भाषाएं जो हैं वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। फिर है 13th क्वेश्चन देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन इज, लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? शब्दशः अनुवाद है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। अदर नेम ऑफ फ्री ट्रांसलेशन इज, तो फ्री ट्रांसलेशन का दूसरा नाम एडेप्टेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्री ट्रांसलेशन इज ऑफन यूज फॉर, फ्री ट्रांसलेशन का अक्सर प्रयोग किया जाता है पोइट्री, ड्रामा, एडवर्टाइजिंग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ ब्लैंक स्पेस इज वन दैट मेंटेन्स द ओरिजिनल कंटेंट विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्टाइल, तो ये यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन आएगा कि लिटरल ट्रांसलेशन एज इट इज़ मेंटेन करता है, जो सोर्स टेक्स्ट है उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करता है, लिटरल ट्रांसलेशन। फिर 17th है, विच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन, तो लिटरल ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कहा जाता है।
आपने अगर पुराना वीडियो देखा है तो आप इन सारे सवालों के जवाब जानते ही होंगे वैसे। 18th क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक स्पेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। तो कल्चर, हालांकि ये सारी ही चीज़ें जो चारों ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो हम इसलिए यहाँ पर कल्चर मार्क करेंगे। कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन, संस्कृति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अनुवाद में। फिर है ये मैंने सर्कल इसलिए किया है यहाँ पर, देखिए अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो खुद जानेंगे। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस सिंस एजेस, यानी युगों से कई भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन सही हैं जो यहाँ दे रखे हैं, है ना। देखिए क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, अब इनको थोड़ी बुक वालों की यहाँ कमी है। इन्होंने देखिए 4 ऑप्शन दिए, बुक्स, बाइबल, गीता और कुरान। तो देखिए बुक्स का ट्रांसलेशन बहुत सारी भाषाओं में होता है, गीता का ट्रांसलेशन बहुत सारी भाषाओं में हुआ है, कुरान का ट्रांसलेशन बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। अब मैंने बाइबल क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और मतलब इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और मैंने यहाँ बाइबल मार्क किया है, क्योंकि अगर ये इसमें ऑल ऑफ दीज होता तो हम ऑल ऑफ दीज लगाते, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ बाइबल को मार्क किया है। वैसे तो इन सभी का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ था। द वे ऑफ ट्रांसलेशन सोशल एंड कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड। द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग आना चाहिए ट्रांसलेशन की जगह, तो यानी ट्रांसलेट करना सोशल कल्चरल रियलिटी को सोर्स लैंग्वेज की यानी स्रोत भाषा की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को टारगेट लैंग्वेज की सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकता में ट्रांसलेट करना क्या कहलाता है, वो एडेप्टेशन कहलाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ एडेप्टेशन का। जैसे आपने अगर फिल्में देखी हैं ओंकारा या मकबूल देखी है या फिर हैदर देखी है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एकदम से भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको ढाल दिया गया है ना। जैसे ओंकारा थी तो उसमें अजय देवगन को बिल्कुल यूपी के जैसा लोग होते हैं, दादा लोग होते हैं, वैसा उस तरीके का दिखाया गया है। यूपी बिहार में ऐसी दादागिरी चलती है, तो वो एडेप्टेशन है। यानी ट्रांसलेशन में भी इसी तरीके का एडेप्टेशन होता है, स्रोत भाषा से अपनी भाषा में, जिस भाषा में टारगेट लैंग्वेज में जिसमें कर रहे हैं, तो यहाँ जब सामाजिक और सांस्कृतिक रियलिटी को ट्रांसलेट किया जाता है तो वो एडेप्टेशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्लैंक स्पेस इज ट्रांसलेटिंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी शब्दशः या लाइन बाय लाइन एक ऑथर को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, वो मेटाफ्रेज कहलाता है। फिर है 22nd, ब्लैंक स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन है एक सोर्स भाषा से दूसरी भाषा में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, बदलना, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस देखिए। ट्रांसलेशन टूल इज़ अ ब्लैंक स्पेस सिस्टम, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग सिस्टम है। जो टूल्स हैं वो सॉफ्टवेयर ही तो हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। फिर है ट्रांसलेशन टूल्स ट्रांसलेट ब्लैंक स्पेस इनटू अनदर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को यानी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेशन टूल्स। फिर पीटर कास्टबर्ग डिवाइडेड द ट्रांसलेशन टूल्स, तो अगर आपने वो डिटेल्ड वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा कि उन्होंने इन 3 भागों में बांटा था ट्रांसलेशन को, FAMT, HAMT, MAST। तो ये तीनों को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, ये कि इनका मतलब क्या है, फुल फॉर्म भी बताई थी, तो वो आपको याद होगा। इन 3 भागों में बांटा गया है पीटर कास्टबर्ग के द्वारा। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अब इनकी फुल फॉर्म यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप। FAMT स्टैंड्स फॉर, तो FAMT का मतलब फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन। ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन HAMT रिक्वायर्स एड फ्रॉम
ह्यूमंस, यानी उसका नाम ही ह्यूमन एडेड है तो उसको इंसानों की हेल्प की ज़रूरत होती है, HAMT माने ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन। फिर मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन MAHT, उसमें क्या चीज़ शामिल है, डिक्शनरीज, थिसॉरस, एनसाइक्लोपीडिया, यानी कोई भी ट्रांसलेशन चाहे मशीन करे या ह्यूमन बींग्स करें तो उनमें थिसॉरस, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी इनकी तो हमेशा ज़रूरत रहती ही है। फिर 7th क्वेश्चन देखिए, द यूज़ ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन का यूज़, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B होगा, क्योंकि जो बताया गया है टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोमेटिकली यूज़ करने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में मशीन ट्रांसलेशन का प्रयोग होता है। और ये बी में क्या बताया गया है, ईजिली ट्रांसलेट अ कंटेंट, यानी जो मशीन ट्रांसलेशन है वो आसानी से एक कंटेंट को ट्रांसलेट कर देता है। तो दोनों A और B सही हैं यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन ओपन सोर्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन टूल्स आर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। द ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, यहाँ पे ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन टूल्स आर ये होना चाहिए, है ना। एन गलत दिया हुआ है और यहाँ ऑफ भी गलत दिया हुआ है, तो इन दोनों को काट देते हैं। ये भी गलत है और यहाँ ये भी ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन टूल्स ये हैं, है ना, एपर्टियम और मोसेस, इनके बारे में जिक्र किया था जब डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आपको याद ही होगा। फिर एन एसेंशियल टूल फॉर गुड ट्रांसलेशन इज़, यानी एक अच्छे ट्रांसलेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी टूल है वो क्या है। डिक्शनरी तो सभी के लिए ज़रूरी है ना, तो यहाँ डिक्शनरी ही सही ऑप्शन रहेगा। फिर है सब प्रोग्राम्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स आर, तो वर्ड प्रोसेसर के जो सब प्रोग्राम्स हैं उसके अंडर ही आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स, है ना। ये हम उसी से चेक करते हैं स्पेलिंग्स और ग्रामर। नीचे रेड आ जाता है जब हम टाइप कर रहे होते हैं और कोई स्पेलिंग गलती से हम गलत टाइप कर देते हैं तो वो अंडरलाइन कर देता है उसको रेड कलर से, और फिर हम चेक करते हैं स्पेलिंग उसकी या ग्रामर। फिर है 11th क्वेश्चन देखिए, यूज़र में गेट इन्फॉर्मेशन ईजिली बाय ब्राउजिंग, तो एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है आसानी से ब्राउजिंग करके। किसको ब्राउज करके, विकीपीडिया और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इन दोनों से हमें तुरंत जानकारी मिलती है। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे और हम उसको तुरंत उसको क्लिक करें, अगर किसी वर्ड का मीनिंग हमको नहीं आ रहा है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। फिर है ट्रांसलेशन टूल, ब्लैंक स्पेस इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल, तो गूगल ट्रांसलेट जो टूल है वो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग SVG ग्राफिक्स, तो ये एक ओपन सोर्स टूल है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए ग्राफिक्स को, इंकस्केप। आपको ने पहले ही पढ़ चुके हैं आप, मैं पहले डिटेल वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ओपन सोर्स टूल्स कौन से होते हैं। फिर ब्लैंक स्पेस इज़ द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में चेंज करना, कन्वर्ट करना एक टेक्स्ट को, क्या कहलाता है, ट्रांसलिट्रेशन कहलाता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था ट्रांसलिट्रेशन पे। फिर ट्रांसलिट्रेशन प्रूव्स हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ, तो ट्रांसलिट्रेशन प्रूव होता है हेल्पफुल एनालाइजिंग, वीडियो एडिटर, ड्राइंग टूल और रिसर्च, तो रिसर्च के लिए हमें कई बार ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको वहाँ एग्जांपल भी दिया था जब ट्रांसलिट्रेशन आपको पढ़ाया था, गालिब का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं, गालिब की पोइट्री को कीट्स की पोइट्री से कंपेयर कर रहे हैं, या किसी भी पोइट से, इंग्लिश पोइट से उर्दू पोइट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें उर्दू आती हो, मतलब पढ़नी बोलनी आती है लेकिन लिखनी पढ़नी आती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम वहाँ किसका सहारा लेते हैं, ट्रांसलिट्रेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश में लिखा होता है या हमारी लैंग्वेज में हिंदी में लिखा होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। फिर ट्रांसलिट्रेशन हेल्प्स इन, ट्रांसलिट्रेशन किस चीज़ में मदद करता है, तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं देखिए, टीचिंग लैंग्वेज, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, लर्निंग अ लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव, तो इन सभी में मदद करता है ना। ट्रांसलिट्रेशन के माध्यम से ही तो हमको याद हो जाते हैं गालिब के शेर,
लिखना तो आता नहीं हमको, थोड़ा बहुत आता है, पढ़ना आता है, अलिफ बे पे ते टे से वो अरे वो अलिफ बे पे ते वो तो हो गई खैर। हाँ, उर्दू की तो अल्फ़ाबेट है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, तो मतलब उतना आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, फिर भी हम गालिब के शेर याद कर लेते हैं। तो किसके माध्यम से? ट्रांसलिट्रेशन के माध्यम से। तो ट्रांसलिट्रेशन हमको लैंग्वेज भी सिखाता है, प्रोनाउंस करना सिखाता है और लैंग्वेज भी सिखाता है। ये एक दूसरी किताब में और देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही हैं जो उस किताब में थे, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन अलग हैं और थोड़े अलग तरीके से भी पूछे गए हैं, तो आपके लिए सुविधा रहेगी, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ये देखिए ब्लैंक स्पेस है, इज़ द एक्ट, ये थोड़ी सी यहाँ गलतियाँ हैं, हर एक किताब में होती हैं, इसमें भी हैं, तो इज़ को यहाँ एज टाइप कर दिया है। इज़ द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज अदर दैन द वन इन विच इट वॉज ओरिजिनली रिटन, तो ट्रांसलेशन ही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है ना, यहाँ वर्ड्स बिल्कुल अलग प्रयोग किए हैं, जो पिछली वाली बुक में थे उसमें अलग शब्द थे, क्वेश्चन यही था पिछली वाली में भी, लेकिन घुमा के पूछ लिया। फिर दूसरा देखिए ब्लैंक स्पेस इज़ द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज, तो ये उस बुक में नहीं था, ये क्वेश्चन एकदम नया है और आपके लिए जानना इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अगर कहीं आप भूल न जाएं। लीजिए मैं पेन हटा लेती हूँ, एक बड़ी शिकायत आपकी रहती है कि मेरा पेन टेक्स्ट के आगे रहता है, तो अब आप आराम से देख सकते हैं और देख लीजिए और लिख लीजिए। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इज़ द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज, तो इंट्रालिंगुअल विद इन द सेम लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना इंट्रालिंगुअल है, हिंदी को हिंदी में ही एक्सप्लेन करना इंट्रालिंगुअल है ना, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। और इन बाकी को भी समझ लीजिए, इंटरलिंगुअल का मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो इंटरलिंगुअल है। डिफरेंस याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्ड वीडियो में मैं इसका जिक्र नहीं कर पाई थी, तो ये नई चीज़ है और नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल, इंट्रालिंगुअल सेम लैंग्वेज में और इंटरलिंगुअल एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। और ये जो बी वाला टर्म है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इस टर्म को भी समझना, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। इंटरसीमियोटिक, इंटरसीमियोटिक में क्या होता है कि वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसलेशन है, ये भी मैं डिटेल वीडियो में नहीं कर पाई, लेकिन मुझे करना चाहिए था, इस पे उस वीडियो में शामिल करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ये मुझे अभी मिला, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। इंटरसीमियोटिक यानी वर्बल टू नॉन वर्बल। अब वर्बल टू नॉन वर्बल का एक एग्जाम्पल देखिए कि कोई लिखी हुई चीज़ है ना, उसको आप म्यूज़िक की फॉर्म में दर्शाते हैं, है ना, जैसे कोई दुख भरी कविता है तो आप उसको म्यूज़िक की फॉर्म में पेश करते हैं, तो वो वर्बल टू नॉन वर्बल हो गया, उसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, म्यूज़िक के माध्यम से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। या फिर एक तस्वीर होती है, एक बड़ी फेमस तस्वीर है, देखिए, जिसमें एक छोटी बच्ची है, अफ्रीका की एक तस्वीर थी, उसमें एक बहुत छोटी बच्ची है, बहुत सूखी हुई, कमज़ोर, कई दिनों की भूखी, तो वहाँ पर एक वल्चर बैठा हुआ है, गिद्ध बैठा हुआ है, चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, यानी वो जो तस्वीर है वो अपने आप में कितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है ना, कि चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और वहाँ एक बहुत हड्डियों की ठठरी एक छोटी सी बच्ची है जो रो रही है, और लेकिन वो जिंदा है, और वल्चर वहाँ पर बैठा हुआ है उसके पास में ही, यानी वो वल्चर इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब इस बच्ची के प्राण निकलें और वो उसको खा जाए। और जिस व्यक्ति ने ये तस्वीर खींची थी, उसने जब इसकी प्रदर्शनी लगाई तो वहाँ प्रदर्शनी देखने वालों ने, एग्जीबिशन देखने वालों में से किसी एक ने टिप्पणी की कि उस दिन वहाँ एक नहीं 2 वल्चर थे, यानी जो फोटोग्राफर था उसको भी दर्शक ने वल्चर कहा,
कि तुम चाहते तो उस बच्ची को बचा लेते बजाय उसकी फ़ोटो लेने के, यानी तुम भी एक वल्चर हुए, उस बच्ची को खाने वालों में तुम भी एक थे, और इसी सदमे में वो फोटोग्राफर मर भी गया था। तो ये क्या हुआ, वो जो तस्वीर है ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ, इंटरसीमियोटिक एक्सप्रेशन हुआ, यानी ये जो पूरी कहानी है वो उस एक तस्वीर ने बयां कर दी कि कैसे फेमाइन अफ्रीका में आते रहते हैं फेमाइन, तो एक फेमाइन में सब लोग मर गए और वो बच्ची जिंदा थी और उसको खाने के लिए वल्चर बैठा हुआ था और एक फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहा था। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इंटरसीमियोटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक स्पेस इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, यानी एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में ये अभी हमने बात की थी ट्रांसलिट्रेशन की, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ज करना, बदलना, वो ट्रांसलिट्रेशन कहलाता है। अच्छा, और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस बात की है कि आप ट्रांसलेशन पर नहीं लगाते टिक, आप ट्रांसक्रिप्शन पर लगाते। वो तो मैंने मार्क कर रखा है, अगर मैं इसको मार्क ना करूं तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप जो अंदाज़ा लगाएंगे, इज़ द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक लूँ तो आप ज़रूर ट्रांसक्रिप्शन पर ही लगाएंगे मार्क, जो लगाएंगे आपका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन, एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में बदलना। जबकि ट्रांसक्रिप्शन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ट्रांसलिट्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्शन में होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग इन रिटन फॉर्म, यानी कोई चीज़ जो कि मौखिक है उसको रिटन फॉर्म में पेश करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आपने बहुत सारे फोकलोर देखे, फोकलोर के मतलब में शामिल होते हैं फोक गीत, शामिल होते हैं फोक टेल्स, शामिल होती हैं, यानी लोक कथाएं, लोक गीत, ये सब मौखिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं, उनको लिखित रूप में पेश करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल वीडियो में नहीं पढ़ा पाई, इसलिए अभी डिटेल में बता रही हूँ। हालांकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्पेस, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट ऑफ अनदर लैंग्वेज। तो ये तो ट्रांसलेशन ही हुआ, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। फिर द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम ट्रांसलेटियो, ये आपको पता ही है, लैटिन भाषा के शब्द ट्रांसलेटियो से आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, ये क्या कह रहा है, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड। तो जिस भाषा से ट्रांसलेशन हो रहा है उस भाषा को क्या बोलते हैं, सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, स्रोत भाषा, आप परिचित हैं। द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, तो ये एडेप्टेशन कहलाता है। इससे हम पहले ही परिचित हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एडेप्टेशन कहलाता है। फिर मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज़ अ मेथड बेस्ड ऑन, तो मशीन ट्रांसलेशन किस आधार पर ट्रांसलेशन करती है, बेस्ड ऑन डिक्शनरी एंट्रीज, यानी डिक्शनरी में जैसे जिस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है उसी हिसाब से मशीन ट्रांसलेशन होता है। तभी तो कभी कभी बिल्कुल बकवास ट्रांसलेशन हो जाता है, जो मशीन का होता है इतना बेकार कर देता है वो, क्योंकि वो तो डिक्शनरी पर आधारित उसका इक्विवेलेंट रख देता है दूसरी भाषा में। फिर है द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ, तो एक ट्रांसलेटर को दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, एसएल और टीएल, दोनों की ही जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दोनों भाषाओं की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है तो भी आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते या हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते, तो दोनों भाषाओं का ही पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टुवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक है टुवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, और ये 1964 में पब्लिश हुई थी और इसको लिखा है यूजेन निदा ने, ये आप नोट कर लीजिए, है ना, यूजेन निदा की लिखी हुई किताब है, पहली बार पब्लिश हुई थी 1964 में।
टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेशन इज बीइंग फेथफुल एंड एक्यूरेट टू द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट। यानी जब आप स्रोत भाषा के टेक्स्ट के प्रति वफादार हैं, एक्यूरेट हैं, सटीक हैं, तो ये क्या कहलाता है? फिडेलिटी कहलाता है। फिडेलिटी माने वफादारी होती है, इनफिडेलिटी बेवफाई होती है। तो जब आप सोर्स लैंग्वेज के टेक्स्ट के प्रति वफादार हैं तो वो फिडेलिटी कहलाती है। फिर 12th क्वेश्चन देखिए, इज ट्रांसलेटिंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना क्या कहलाता है? मेटाफ्रेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन ब्लैंक स्पेस द ट्रांसलेटर यूजेस द वर्ड और फ्रेज इन द ओरिजिनल यूजुअली इन इटैलिक्स। तो इटैलिक्स में प्रायः प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है ओरिजिनल को। तो वो किस में होता है? बोरोइंग में होता है ना। बोरोइंग में प्रायः इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, हाँ, द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोशल टेक्स्ट टू दैट। अच्छा, ये हम कर चुके हैं पहले भी कि सोशल कल्चरल रियलिटी को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना एडेप्टेशन कहलाता है, और मैंने आपको ओंकारा का एग्जाम्पल भी दिया था। फिर अ गुड ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन दैट प्रोवाइड्स एन ब्लैंक स्पेस मैसेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो यहाँ इक्विवेलेंट आएगा। एक अच्छा ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट मैसेज देता है, यानी जो सोर्स लैंग्वेज में है वही टारगेट लैंग्वेज में इक्विवेलेंट माने बिल्कुल बराबरी का दिखाता है। फिर 16th देखिए, ब्लैंक स्पेस इज अनदर कॉज ऑफ लॉस इन ट्रांसलेशन। तो एक और कारण है लॉस का, नुकसान का ट्रांसलेशन में, वो क्या है? अनट्रांसलेटेबिलिटी। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनट्रांसलेटेबल हैं, जिनका इक्विवेलेंट अवेलेबल नहीं होता। अब जैसे रेडियो है, तो रेडियो इंग्लिश का शब्द है, हम उसके लिए हिंदी में क्या कहेंगे? हमने हालांकि उसको आकाशवाणी कहते हैं कि आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है, या फिर जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न को हम दूरदर्शन कहते हैं, दूरदर्शन का ये केंद्र है, लेकिन ये कोई ट्रांसलेशन नहीं है। यानी हम हर जगह टेलीविज़न को दूरदर्शन नहीं कह सकते। दूरदर्शन तो अब मात्र एक चैनल रह गया है। ऐसे ही आकाशवाणी वो भी एक चैनल ही है एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों के, जैसे अब कचौड़ी है, कचौड़ी को वहाँ पाई बोल देते हैं, लेकिन ये इंडिया का चीज़ है। बेला है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंडिया में। बूरा है, बूरा वहाँ इंग्लैंड में तो बनता नहीं बूरा, तो बूरे को ट्रांसलेट करेंगे वो लोग, है ना, वो तो शुगर ही बोलेंगे, या ग्राउंड शुगर। या फिर जैसे साड़ी है, साड़ी तो इंग्लैंड में कोई पहनता नहीं, है ना, इंडिया का पहनावा है, तो साड़ी को वो जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो साड़ी ही लिखा जाएगा। तो ये अनट्रांसलेटेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द आइडिया ऑफ ब्लैंक स्पेस में बी। ये क्वेश्चन गड़बड़ था, इसलिए मैंने ये मार्क वो सर्कल कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। इसका कोई ऐसे आंसर नहीं हो सकता। देखिए, द आइडिया ऑफ ब्लैंक स्पेस में बी ट्रेस्ड बैक टू द 17th सेंचुरी। अब कौन सी चीज़ है जो 17th सेंचुरी में के लिए कही जा सकती है? अब डिकोडिंग है। डिकोडिंग ये तो बहुत पुरानी चीज़ है 17th सेंचुरी में, या री एनकोडिंग ये भी नहीं। मशीन ट्रांसलेशन ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है, तो इसको भी 17th सेंचुरी में नहीं कर सकते हम। इंटरलिंग्वा, एक मतलब लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ये भी बहुत पहले शुरू हो चुका था, तो ये भी 17th सेंचुरी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते इसका, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। फिर 18th क्वेश्चन देख लीजिए, ए ब्लैंक स्पेस इज वन दैट मेंटेन्स द ओरिजिनल कंटेंट विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्टाइल। तो ओरिजिनल कंटेंट का बिना उसका स्ट्रक्चर बदले, उसकी रूपरेखा बदले, उसकी स्टाइल या शैली बदले, एज इट इज़ मेंटेन रखना, वो क्या कहलाता है? लिटरल ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर हु फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द थियोरी ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की थियोरी पहले किसने फॉर्मुलेट की? तो यहाँ जो नाम दे रखे हैं उनमें डुलेट हैं, इन्होंने ये ट्रांसलेशन की थियोरी दी थी। और ये बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर थे जर्मनी के।
और इनको गला दबा के मारा गया था और जलाया गया था, हेरेसी का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया था। तो यहाँ पर इन्हीं का नाम सही है। फिर है लोन ट्रांसलेशन इज़ जस्ट अनदर टर्म फॉर कैल्क। कैल्क मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब आपको डिटेल्ड वीडियो में पढ़ाया था मैंने। तो लोन ट्रांसलेशन उसको जो दूसरा नाम है वो कैल्क है। जैसे कि बाज़ार है, बाज़ार को लिखा जाता है, बाज़ार ही लिखा जाता है कई बार, पर्शियन भाषा का है। या कैफ़े है तो कैफ़े को कैफ़े लिखा जाता है। तो ये सब लोन वर्ड्स हैं, कैल्क हैं। आप अच्छे से परिचित होंगे अगर पुराना वाला वीडियो आपने देख रखा है। तो आज के इस वीडियो में यही MCQs रहेंगे, पहली और दूसरी यूनिट के हैं। और बाकी में भी आप ध्यान से देखा करिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ज़रूर अपलोड करती हूँ। और चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।